Blood is a fluid connective tissue as it circulates constantly around the body. ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में। ये सर्कुलेट होने के कारण हमारे ऑर्गन और टिश्यू के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। हम ब्लड का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट कंस्टेंटली अराउंड द बॉडी अलाउिंग कंस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू एंड डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और ये सर्कुलेट होने के साथ साथ जो टिश्यू है वहाँ तक जो भी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक तरह से टिश्यू के बीच, ऑर्गन के बीच और हमारे पूरे बॉडी के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। ब्लड कंसिस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दैट कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। इसका मतलब ये है कि ब्लड सेल्स के बाहर में बहने वाला एक तरह का फ्लूइड है जिसे हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। आगे देखते हैं ब्लड का फंक्शन। पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। मेनली ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, NHB जो कि एक तरह का पिगमेंट होता है, एंड न्यूट्रिएंट जो भी हम खाते हैं उसे ब्लड अब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से और इसे पूरी तरह से बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं उसे टारगेट टिश्यू तक ले जाने का काम ब्लड करता है। देन नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है हीट या फिर टेम्परेचर को हमारी बॉडी में रेगुलेट करना। ये काम भी ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड हीमोस्टेसिस प्रोसेस को मेंटेन करता है और इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के pH लेवल को भी मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन या फिर फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि WBC एंड एंटीजन। ये सारे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जहाँ पर इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन का काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड इज डेंसर, इट मीन्स होता है सघन, एंड विस्कस मतलब थिकर देन वाटर। एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लड होता है 38 डिग्री सेल्सियस। यही हमारे बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है। एंड ब्लड एल्कलाइन नेचर का pH वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45। ये यूनिवर्सल pH वैल्यू होता है। ब्लड जब ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होता है तो इसका कलर ब्राइट रेड होता है एंड विथआउट ऑक्सीजन डार्क रेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकंड है ब्लड सेल्स। सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब होता है कि स्लाइटली पेल येलो एंड वाटरी फ्लूइड। इसका मतलब होता है कि पानी की तरह पूरी तरह से क्लियर होना, इसमें कुछ भी और डस्ट या फिर अदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारी बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है, मतलब ये ब्लड का 55% भाग को कवर करता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं प्लाज्मा का कलर एंड उसका वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड सेल्स जो कि 45% प्रेजेंट होता है। पहले हम प्लाज्मा का डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्लड सेल का डिटेल देखेंगे। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा को हम डिटेल से जानते हैं कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट है वाटर। वाटर का कंटेंट प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है, 92% वाटर प्लाज्मा में पाया जाता है। सेकेंड है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 7% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो ये क्रिएट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को इन द ब्लड विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन, जिससे कि प्लाज्मा फ्लूइड सर्कुलेशन में बना रहे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन नहीं कर पाता है तो इसके कारण से ऑर्गन्स में या फिर टिश्यू में एडिमा कॉज होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण से सर्कुलेट होने वाला प्लाज्मा ऑर्गन्स में या फिर टिश्यू में चला जाता है, जिसके कारण से एडिमा होता है। एडिमा का मतलब होता है फ्लूइड का ऑक्यूमुलेट हो जाना किसी टिश्यू में या फिर ऑर्गन में। साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा की विस्कोसिटी को भी बनाकर रखता है। एंड इसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में मेन 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन है जिसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पे जरूरत होता है टिश्यू को, सेल्स को। एंड सेकंड है ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, ये बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता भी है एंड वहाँ पे जाकर फाइट भी करता है। एंड नेक्स्ट है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन का मेनली काम होता है क्लॉटिंग का, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बारे में मैंने आगे और बताया था। थर्ड कंपोनेंट है प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इन सब का डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करता है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इस तरह सबका काम अलग अलग होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एंड न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल। ये सब एब्जॉर्ब होते हैं एलिमेंट्री ट्रैक में। एलिमेंट्री ट्रैक में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है और ये ब्लड प्लाज्मा से अपने टारगेट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैरिड होती हैं ब्लड में टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है और प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी तक, लंग तक जाता है ब्लड के साथ होते हुए। ये जब लंग में जाता है तो सांस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है, किडनी में जाता है तो यूरिन के द्वारा या फिर फीसेस के द्वारा ये हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्मोन। हार्मोन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन। हार्मोन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन के पास। अब आगे देखते हैं हम सेल्यूलर कंटेंट ऑफ ब्लड या फिर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 45% पाया जाता है। ब्लड सेल्स में मेनली 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं एंड थर्ड है प्लेटलेट्स। आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड सेल्स में। इसका अमाउंट होता है 99% एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बाकी 1% भाग को कवर करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम हीमोपोइसिस का स्टडी करते हैं। हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर एलिमेंट्स। हीमोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है, इसे ही हम हीमोपोइसिस कहते हैं। बिफोर बर्थ हीमोपोइसिस इज द फर्स्ट ऑकर इन द यॉर्क सेक ऑफ एन एम्ब्रियो and later in the liver, spleen, thymus and lymph node of the fetus। जब जीवन का शुरुआत होता है मतलब बर्थ के पहले हीमोपोइसिस
पहले तो यॉर्क सेक ऑफ एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो के यॉर्क सेक में होता है, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे बेबी डेवलप होता जाता है उसके लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस में एंड लिम्फ नोड में हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है। रेड बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाया जाता है, ऐसे सेल्स जो तीनों तरह के ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है एंड गो थ्रू द सेवरल डेवलपिंग स्टेज। मतलब ये जो ब्लड सेल्स का जब निर्माण होता है तो बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरता है, देन एंटरिंग करता है ब्लड सर्कुलेशन में। सम लिम्फोसाइट एडिशनली आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोइड टिश्यू। कुछ लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट भी एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स है जो कि लिम्फोइड टिश्यू में प्रोड्यूस होता है। आरबीसी रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है एंड डब्ल्यूबीसी लिम्फोइड टिश्यू में प्रोड्यूस होता है। टिल 20 ईयर ऑफ लाइफ रेड बोन मैरो occupies in entire bone capacity. Later it is replaced by fatty yellow marrow. इसका मतलब ये है 20 ईयर ओल्ड के बाद रेड बोन मैरो इनएक्टिव हो जाता है एंड ये रिप्लेस हो जाता है येलो बोन मैरो में। येलो बोन मैरो क्या है? तो येलो बोन मैरो कंसिस्ट करता है फैट सेल्स को एंड रेड बोन मैरो लार्ज बोन के एंडिंग पार्ट में जिसको इपिफाइसिस कहते हैं, यहाँ पे जाकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से रेड बोन मैरो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है एंड येलो बोन मैरो जो फैटी सेल्स है उसे प्रोड्यूस करता है एंड लिम्फोइड जो टिश्यू रहते हैं वो डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट को डिटेल से। तो इरिथ्रोसाइट क्या होता है? ये बाइकॉन्केव डिस्क होता है, ऐसा इसलिए ताकि ये सेंटर से थिन हो ताकि गैस एक्सचेंज इजिली हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड और O2 इजिली एक्सचेंज हो जाए, इस कारण से ये बाइकॉन्केव डिस्क होता है। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स होता है कि आरबीसी जो सेल है वो अंदर से पूरी तरह से खाली होता है। इसका डायामीटर होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है ये एंड फ्लेक्सिबल होता है सो दे कैन इजिली स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरी, ताकि वो इजिली नैरो कैपिलरी में फ्लो कर सके। आरबीसी के अंदर कोई भी इंट्रासेल्युलर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ ही साथ आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द गैस ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। साथ ही साथ आरबीसी को ये कलर भी प्रोवाइड करता है जो कि ब्राइट रेड होता है। एंड हीमोग्लोबिन का अगर फंक्शन देखें तो हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना बट आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। आरबीसी कैन नॉट डिवाइड इनटू द अदर सेल्स। ये और डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। So need to be continually replaced by new cells from the red bone marrow. इस कारण से हमेशा रेड बोन मैरो से नए सेल्स की बनने की जरूरत होती है। अगर रेड बोन मैरो काम नहीं करता, रेड बोन मैरो फेलियर होता है, तो ये एक तरह का डिसीज कंडीशन को कॉज करता है। देन द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज। मतलब रेड ब्लड सेल्स 120 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है एंड इसके बाद 120 आफ्टर 120 डेज ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज। मतलब है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज तक होता है। आफ्टर 120 डेज ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस का प्रोसेस स्प्लीन में होता है एंड लीवर में होता है। देन नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट सेल होता है और ये केवल 1% वॉल्यूम में ही काउंट होता है। जैसे कि 99% आरबीएस कवर करता है तो 1% जो वॉल्यूम है वो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट कवर करता है।
WBC का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिफेंस और इम्यूनिटी में काम करता है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो WBC उसके अगेंस्ट एंटीजन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। WBC का कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दे कंटेन न्यूक्लियाई, मतलब WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। तो WBC को ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रेन्यूलोसाइट एंड दूसरा है ग्रेन्यूलोसाइट। पहला है ग्रेन्यूलोसाइट, जिस WBC में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स। तो इनका नाम डिपेंड है डाई के ऊपर। डाई मीन्स होता है कलर, तो जिस कलर को ये ग्रेन्यूलोसाइट एब्जॉर्ब करते हैं उस कलर के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। एग्रेन्यूलोसाइट 2 टाइप के होते हैं। पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। ये स्मॉल साइज के ब्लड सेल्स होते हैं और इसका डायमीटर होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर।